हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार पुनः क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के अगले टॉपिक के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है, दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं दर्पणों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। इसके जो पहले मेरा जो वीडियो था, दर्पणों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना, मैं आपको एक साड़ी बनाया था और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको एक साड़ी बनाया था। उस साड़ी में दर्पण, फिर वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति, पूरा आपको साड़ी बना के मैं पढ़ाया था। बच्चों, आज जो टॉपिक है मेरा चिन्ह परिपाटी का नियम भी इसको बोलते हैं। इस नियम के अनुसार जो हम लोग दर्पण लेते हैं, चाहे अवतल चाहे वह उत्तल, उस अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है वह परिपाटी के अनुसार इसको मूल बिंदु माना जाता है, मूल बिंदु होता है। और जो ये दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देशांक सिद्धांत के अनुसार इसको x अक्ष मानते हैं। यह x अक्ष हो गया, यह मूल बिंदु हो गया, इसमें भी यह मूल बिंदु हो गया, यह x अक्ष हो गया। अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमेशा वस्तु को, जो भी वस्तु को हम रखते हैं, वह चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, दोनों दर्पणों के बाएं दिशा में, हमेशा दर्पणों के बाएं दिशा में मूल बिंदु से या ध्रुव से बाएं दिशा में वस्तु को रखा जाता है। बाएं रखते हैं हमेशा, बाएं। किससे? तो बाएं इस मूल बिंदु से कहिए या ध्रुव से कहिए, हम वस्तु को बाएं रखते हैं। अब बताइए, जब वस्तु को हम बाएं रखेंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो किरणें पड़ेंगी, जो अगर वस्तु को हमने बाएं रख दिया तो जो वस्तु से प्रकाश की किरणें पड़ेंगी वह इस दर्पण पर बाएं से दाएं आपतित होंगी, बाएं से दाएं आपतित होंगी। तो पहला नियम यही है कि प्रकाश की किरणें सदैव बाएं से दाएं की ओर चलती हैं, या दर्पण पर हमेशा बाएं से दाएं डाली जाती हैं, अवतल में भी और उत्तल में भी। इसका रीजन ये है कि हमने वस्तु को कहाँ रखा है? बाएं। इसका दूसरा जो नियम है कि सभी जो दूरियां होती हैं, जो हम दूरियां लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वस्तु की दूरी लिया, प्रतिबिंब की दूरी लिया ध्रुव से, तो सभी जो दूरियां होती हैं वह ध्रुव से ली जाती हैं, ध्रुव से ली जाती हैं। और ध्रुव से इस अक्ष के अनुदिश, जो हम लोग ये मुख्य अक्ष मानते हैं, जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष को हम लोग x अक्ष मानते हैं। तो जो भी हम दूरी लेते हैं, चाहे वह वस्तु की दूरी चाहे वह प्रतिबिंब की दूरी, वह ध्रुव से इस मुख्य अक्ष के समांतर बोल सकते हैं या इसके अनुदिश बोल सकते हैं, लेते हैं, अवतल में भी और उत्तल में भी। इसका जो तीसरा नियम है, जो भी दूरियां आपतित किरण की दिशा में, जो भी दूरियां आपतित किरण की दिशा में ली जाती हैं, वो सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित किरण मतलब एक तरह से यह भी कह सकते हैं आप लोग कि यदि जो दूरी हम ध्रुव से दाहिने की तरफ लेते हैं, जो दूरी ध्रुव से दाहिने तरफ लेते हैं, वो सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। या यह भी कह सकते हैं आपतित किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। ठीक इसके उल्टा आपतित किरण के विपरीत ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। या यह भी कह सकते हैं कि ध्रुव से बाएं ली गई सभी दूरियां, ध्रुव से बाएं या मूल बिंदु से बाएं ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यह भी कह सकते हैं। इसका जो अगला नियम है कि मुख्य अक्ष के या निर्देशांक अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर ली गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, और मुख्य अक्ष या x अक्ष के लंबवत नीचे की ओर ली गई सभी जो दूरियां होती हैं वह ऋणात्मक होती हैं। ये आपका नियम रहा। इस नियम को आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बच्चों। इस नियम के अनुसार यदि आपसे यह पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, अवतल दर्पण, तो इसकी फोकस दूरी मान लीजिए यहाँ पर है, सपोज डेट
परावर्तक तल की ओर होती है। तो जब फोकस इसका यहाँ पर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि इसकी फोकस दूरी, मान लीजिए इसकी फोकस जो दूरी है वो धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, तो क्या बताएंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि यह आपतित किरण के विपरीत ली गई दूरी है और ये जो फोकस दूरी है ये ठीक हम इसके उल्टा जा रहे हैं, ठीक हम उल्टा जा रहे हैं, तो दूरी क्या हो गई, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो गई। उत्तल दर्पण में कहा जाए कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी कि ऋणात्मक, तब क्या बताएंगे, अवतल दर्पण की जो फोकस होती है, मुख्य फोकस, वह परावर्तक तल के दूसरी ओर होती है। यानी इसका मतलब हो गया कि अगर फोकस दूरी यहाँ पर है तो हम दूरी देखिए कैसे ले रहे हैं, आपतित किरण के दिशा में, आपतित किरण की दिशा में ले रहे हैं, या यह भी कह सकते हैं कि इसे ध्रुव से आप दाहिने ले रहे हैं, तो ध्रुव से दाएं तरफ जाने पर जो भी दूरियां लेते हैं वह क्या होती है, धनात्मक। अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हम लोग ये दर्पण सूत्र पढ़ेंगे दोनों दर्पणों के लिए, अवतल के लिए भी उत्तल के लिए भी। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, यानी पहला जो हम लोग ज्ञात करेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, वह पहले अवतल दर्पण के लिए होगा। इसके पहले मैं आपको चौथे पार्ट में पढ़ाया था चिन्ह परिपाटी का नियम, जो 5 नियम था चिन्ह परिपाटी का, उसको हम लोग पढ़े थे। और हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का नियम। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप एक अवतल दर्पण बनाया गया है, M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष पे वस्तु रखी गई है O'। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब बिंदु ए पर आपतित होती है तो फोकस से निकल आती है, फोकस से चली जाती है। दूसरी किरण जो O', इसका नाम दे सकते हैं आप, O' ए है तो O' इसको दे दीजिए B। दूसरी किरण जो O'B है वह वक्रता केंद्र C से जाती है और दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये जहाँ काटती हैं वह I' होता है। I' से जो I' लंब है वह वस्तु O' का प्रतिबिंब है। मेरे ख्याल से ये फिगर आपको समझ में आया होगा। इसमें बिंदु ए से लंब AN खींचा गया है इस मुख्य अक्ष पे, AN लंब ये मुख्य अक्ष पर है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले त्रिभुज OC, इस त्रिभुज में, तथा त्रिभुज ICI' इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में क्या है, तो ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। ये और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण और दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। ये प्रमेय है कि जब किसी दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, बराबर। जब एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के बराबर होते हैं तो उनको बोलते हैं समरूप। क्या बोलते हैं, समरूप। तो समरूप त्रिभुज का नियम है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक मान आपस में बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज अगर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक मान आपस में बराबर होता है। उसके अनुसार इनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक मान, तो O' के संगत I' है, ये इस OC के संगत ये भुजा है, तो हम इनका अनुपातिक मान लिखेंगे O' बटे I' बराबर OC अपान IC। इक्वेशन नंबर 1। मेरे ख्याल से आपको इक्वेशन 1 समझ में आ गया होगा। इक्वेशन में क्या बना, हमने दो त्रिभुज लिया, इस फिगर में दो त्रिभुज लिया और दोनों के एंगल को बराबर देखा तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। और समरूप के बाद उनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक मान लिख दिया। इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जैसे यह क्रिया किया गया है इसी प्रकार त्रिभुज
ANF तथा त्रिभुज IIF में, यानी अब इस त्रिभुज में ध्यान देना बच्चों, अभी तक इसमें था, अब इस त्रिभुज में देखिए वही क्रिया सेम करना है। ये भी 90, ये भी 90, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो जब दो कोण बराबर हो गए त्रिभुज के तो तीसरे भी क्या हो जाएगा इनका बराबर। तो उसके अनुसार त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज IIF भी क्या हो गए समरूप हो गए। इसी के अनुसार ये भी समरूप हो गए। तो इनमें भी संगत भुजाओं का अनुपातिक मान आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि AN बटे I डैश, यह AN बटा I डैश और ये ANF बटा IF, ये भुजा बटे ये भुजा, फिर ये भुजा बटे ये भुजा। देखिए यहाँ पे ये चीज यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो बच्चों, ये देख रहे हैं O डैश A जो आपतित किरण है वह इस मुख्य अक्ष के समांतर है। जब इस मुख्य अक्ष के समांतर है तो इनके बीच की दूरी बराबर होगी। आप जानते भी हैं मैथ के रूल से, दो अगर समांतर भुजाएं हैं तो उनके बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। तो ये जो दूरियां हैं AN और O डैश ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए लिखा गया है कि AN बराबर O डैश बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस AN को हम क्या लिख सकते हैं O डैश। तो हमने इसे AN दिया O डैश, बाकी सब वही लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड है O डैश अपॉन I डैश, O डैश अपॉन I डैश, ये दोनों बराबर हैं। तो राइट साइड भी आपस में क्या होगा बराबर हो गया। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 तथा 2 से OC अपॉन IC बराबर NF अपॉन IF। इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग देखिए। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, इस दर्पण का अगर द्वारक छोटा है तब जो बिंदु N है वह बिंदु इस P के बहुत करीब होगा। ये आपको यह बराबर R/2 में जब पढ़ा था तो भी मैं बताया था आपको, द्वारक छोटा होने पर ये जो बिंदु N है वो चला जाएगा P पर, यानी लगभग जो NF है वह PF के बराबर होगा। यानी जब यह N इसके पास आ जाएगा तो जो ये दूरी है NF क्या बन जाएगी PF। तो NF बराबर PF। तो जो NF है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं PF। यहाँ देखिए हमने क्या लिख दिया OC अपॉन IC, OC अपॉन IC। अब NF क्या बन जाएगा PF अपॉन IF। अब इसको हम लोग देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग कैसे लिखे हैं OC, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी के नियम में। इसके पहला जो मेरा वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे चिन्ह परिपाटी के नियम में जो भी दूरी लेते हैं वह ध्रुव से लेते हैं। तो यहाँ देखिए OC में ध्रुव से हम दूरी जब लेंगे तो इस OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से आप लोग देखना। इस OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं PO माइनस PC, यानी इस पूरे में से इस PC को हटा दे तो OC निकल जाएगा। तो देखिए OC का लिखते हैं PO माइनस PC। IC, अब देखिए इस IC को हम लोग क्या लिख सकते हैं PC माइनस PI। इस IC को लिख सकते हैं PC माइनस PI। PF तो है ही आपका फोकस दूरी, तो PF आ गया। अब IF, इस IF को जैसे ये सब लिखे उसे इसको लिखिए PI माइनस PI माइनस PF। अब हम क्या करेंगे चिन्ह सहित, ये ऑलरेडी अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां आपतित किरण के विपरीत हैं। देख रहे हैं आप लोग, जो भी हम दूरी ले रहे हैं ठीक इसके उल्टा ले रहे हैं तो सभी जो दूरियां इसकी होंगी ऋणात्मक होंगी चिन्ह सहित मान रखने पर। आप बताइए PO ये वस्तु है तो PO वस्तु की दूरी क्या होती है U, चिन्ह हो जाएगा माइनस U। PC आपकी होती है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या होता है R, तो हमने माइनस R लिख दिया। PF फोकस दूरी माइनस F। PI यह प्रतिबिंब की दूरी है माइनस B हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं। जो दर्पण का सूत्र है उसमें R का जिक्र नहीं है, इसलिए हम R को F के रूप में चेंज करेंगे। तो हम लोग पढ़े थे यह बराबर R/2, मैं आपको सिद्ध भी कराया था। यहाँ से हम लोग R की वैल्यू लिख सकते हैं 2F लिख सकते हैं R की वैल्यू। तो यहाँ देखिए R की वैल्यू क्या हम भर देंगे 2F, तो PC वैल्यू कितनी रहेगी -2F। अब इस पूरे मान को हम इस इक्वेशन में भर दिया जाए, इस समीकरण में भर दीजिए।
पी ओ माइनस यू माइनस पी सी की वैल्यू माइनस 2f, पी सी की वैल्यू माइनस 2f माइनस पी आई की वैल्यू माइनस भी बराबर पी एफ माइनस एफ, पी आई माइनस बी माइनस हो गया पी एफ की वैल्यू माइनस एफ। अब इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस हो गया 2f माइनस 2f प्लस माइनस माइनस प्लस बी हो गया बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो गया एफ। तीसरे गुणा कर दीजिए तो पहले इसका गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया यू बी, इसका इसमें कीजिए तो माइनस 2f बी। अब इसका गुणा दोनों में कीजिए तो माइनस इसका इसमें कीजिए तो माइनस यू एफ और ये हो जाएगा प्लस तो 2f स्क्वायर बराबर इसका इसमें कीजिए तो माइनस 2f स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एफ भी। इस 2f स्क्वायर से ये कट जाएगा, समान पद हैं लेकिन दोनों विपरीत हैं, बराबर के लेफ्ट और राइट में कट जाएंगे। अब देखिए तो ये बचा ये बचा ये बचा और ये बचा। हम क्या करेंगे इस u भी को छोड़ के सबको पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ये दोनों सजाती पद हैं, इसमें से कम हो जाएगा एफ भी हो गया यू एफ हो गया ये हो गया। अब दोनों पक्षों में इन दोनों पक्षों में आप यू भी एफ से भाग कर दीजिए तो यू भी अपान यू बी एफ भी अपान यू बी एफ ये अपान यू बी एफ तो यू भी से यू भी 1/f बचा, एफ भी 1/u बचा प्लस यू एफ 1/v बचा। तो दर्पण सूत्र अवतल दर्पण के लिए आ गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहीं कहीं इसको आप पहले लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u भी कर सकते हैं। ये रहा बच्चों अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। बच्चों यहाँ पे ये उत्तल दर्पण दिखाया गया है और ये उत्तल दर्पण का किरण आरेख आपको बनाया गया है। आप पढ़े भी थे उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह इस वस्तु को हम मुख्य अक्ष के किसी भी स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो हमने वस्तु को रखा है यहाँ पर मुख्य अक्ष पर, तो मुख्य अक्ष पर जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच कैसा बनता है तो आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। M1 M2 द्वारा का उत्तल दर्पण हो गया, ये आपका ध्रुव हो गया, फोकस वक्रता केंद्र, O डैश वस्तु हो गया, I डैश प्रतिबिंब हो गया। इस बिंदु A से इस मुख्य अक्ष पे लंब AN डाला गया है, AN लंब है मुख्य अक्ष पर। मेरे ख्याल से बाकी चीज़ तो आपको पढ़ाया गया है इसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है इन किरण आरेखों के द्वारा। आइए हम लोग सीधे सिद्ध करते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v कैसे आता है। बच्चों इसके पहले जो अवतल का हम लोग पढ़े थे कि पहले हम लोग क्या करते हैं तो त्रिभुज को लेते हैं। त्रिभुज इस उत्तल दर्पण में O डैश C, ध्यान दीजिएगा O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा O डैश C I डैश C में। यहाँ भी हम पहले एंगल को देखेंगे, एंगल को तो ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों में कोण C दोनों में उभयनिष्ठ है। तो मैं आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ाया था अवतल दर्पण के लिए यदि दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसके अनुसार त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज I डैश C समरूप होगा और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का आनुपातिक मान आपस में बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे एंगल को नहीं दिखा, एंगल को मैं आपको समझा दिया, इसके पहले वीडियो में बताया थे वही चीज़ यहाँ पर भी है, आप उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट लिखा हूँ समरूप के नियम से। तो संगत भुजाओं का आनुपातिक मान क्या क्या है O डैश बटा I डैश, OC बटा IC। हमेशा बड़ी भुजा से लेते हैं तो बड़ी भुजा से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे में भी हम बड़ी भुजा ही लेते हैं। तो O डैश I डैश, फिर इसकी बड़ी भुजा OC
और ये IC, इक्वेशन नंबर 1। पुनः ध्यान दीजिए बच्चों, पुनः त्रिभुज ANF, ध्यान दीजिएगा, ANF तथा त्रिभुज IIF में। अब ANF ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज और फिर ये त्रिभुज में, यानी ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में। यहाँ पर भी वही दिखाई समरूप के नियम से, ये 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। इसमें कोण जो F है दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः यहाँ भी जब दो एंगल कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी ये दोनों त्रिभुज ANF और IIF दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ देखिए समरूप होंगे। तो समरूप के नियम से त्रिभुज ANF IIF में समरूप के नियम से हम लिख सकते हैं इनके संगत भुजाओं का अनुपातिक मान बराबर होगा। तो AN बटा आई डैश बराबर NF, बड़ी भुजा NF, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा NF बराबर IF, ये हो गया। अब यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे। जो मेरा AN है O'A और ये भुजा देख रहे हैं, ये दोनों समांतर हैं। तो समांतर, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है, उसके अनुसार जो AN है वह O के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए AN बराबर O', ये बराबर है तो हम लिख सकते हैं इस AN को O लिख सकते हैं। हमने O लिख दिया, यहाँ पर O के जब जो AN था वह O हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, O बटे आई डैश बराबर NF बटा IF। और चेंजिंग देखिए, यदि दर्पण का द्वार छोटा होता जाए तो जो बिंदु N है वह इस P के बहुत करीब रहेगा, बहुत करीब, लगभग P पर ही मान के चलिए। तो उस कंडीशन में जो NF है, जो ये NF है, NF डिस्टेंस, वह क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। NF क्या बन जाएगा, PF। तो हम लिख सकते हैं इस NF को लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखिए PF। तो अभी इसको ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, O डैश अपॉन आई डैश बराबर ये हो गया PF अपॉन IF, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इसके लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं। तो जब लेफ्ट आपस में बराबर हैं तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं इसके राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए OC अपॉन IC बराबर PF अपॉन IF। अब जैसे हमने पिछले वीडियो में लिखे थे इनको, वैसे यहाँ भी लिखेंगे OC। इस OC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC को जो भी हम ये डिस्टेंस, ये जो भी लिखेंगे, इनको जो भी लिखेंगे सबको ध्रुव से लिखेंगे, सबको ध्रुव से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो OC को हम लोग ध्रुव से क्या लिख सकते हैं, तो OP चाहे PO धन PC, PO धन PC, तो OC को PO धन PC। IC मैं बोला ध्रुव से लिखेंगे तो IC को लिख सकते हैं PC माइनस PI। इस IC को ध्यान दीजिएगा, इस IC को लिख सकते हैं PC माइनस PI। इसमें से इसको हटाएंगे तो IC निकल जाएगी। PF तो आपका ध्रुव से है ही है। IF पर PF माइनस PI, इस IF का लिखेंगे PF माइनस PI, ये IF हो गया, PF माइनस PI IF हो गया। अब इन सबको जो चिन्ह सहित मान रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित मान। तो ये जो O देख रहे हैं, ये जो O डैश वस्तु है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है, U। तो चिन्ह क्या है, आपतित किरण के विपरीत उल्टा हम जा रहे हैं, तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी का माइनस U हो गया। PC ध्यान दीजिएगा, PC किधर है, तो आपतित किरण की ही दिशा में है, आपतित किरण के ही दिशा में हम जा रहे हैं। या यह भी कह सकते हैं ध्रुव से आप दाहिने तरफ जा रहे हैं, तो दाहिने तरफ जाने पे क्या होता है, धनात्मक होता है। तो PC की वैल्यू क्या हो जाएगी, धनात्मक। और PC क्या आपका है, वक्रता त्रिज्या R की वैल्यू क्या होती है, 2F। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं PC की वैल्यू 2F। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ R की वैल्यू कितनी है, 2F। PI क्या है, यहाँ पे देखिए, ये वस्तु प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब से ध्रुव की जो दूरी होती है वह भी माना जाता है, जबकि यह ध्रुव से दाहिने तरफ है या आपतित किरण की दिशा में है, तो इस कंडीशन में PI का भी मान के प्लस भी में हो गया। अब PF फोकस दूरी,
तो आपको पढ़ाए भी थे हम, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो उसके अनुसार जो पी एफ की वैल्यू है वो एफ आ गई। अब इस पूरे को हम मान रख सकते हैं यू बी एफ के रूप में। तो देखिए पी ओ माइनस यू प्लस पी सी टू एफ हो गया, पी सी टू एफ हो गया, माइनस पी आई की वैल्यू भी हो गई, पी एफ एफ हो गया, पी एफ भी एफ हो गया, माइनस पी आई भी हो गई। अब उसके अनुसार हम तिर्यक गुणा कर दीजिए, इसका गुणाफल इसमें कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस, यानी इसका गुणा एफ में करेंगे तो माइनस यू एफ, इसका इसमें प्लस टू एफ स्क्वायर, इसका कीजिए तो प्लस यू बी, इसका इसमें कीजिए तो माइनस टू एफ बी, अब इसका गुणा इसमें कीजिए तो टू एफ स्क्वायर, इसका इसमें कीजिए माइनस एफ बी। अब इस यू बी को छोड़ करके यू बाकी को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये जाएगा तो प्लस यू एफ देखिए, और ये जाएगा तो प्लस टू एफ बी, यहाँ माइनस बचा ही है, इसमें से एक लेस कर देंगे, ये बचा। अब दोनों पक्षों में यू बी एफ से क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, यू बी बटा यू बी एफ बराबर एफ बी यू बी एफ प्लस यू एफ बटा यू बी एफ। देखिए यू भी से यू भी कट जाएगा, 1/f हो गया, बराबर एफ भी 1/u प्लस यू एफ 1/v। अर्थात उत्तल दर्पण के लिए भी वही फार्मूला है जो अवतल दर्पण के लिए है। ध्यान दीजिए, अवतल में भी आया था आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, उत्तल के लिए भी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये चीज़ बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, जब भी दोनों में क्या, हम लोग दोनों तो पढ़ लिए लेकिन आप दोनों में क्या चीज़ सीखे ये ध्यान दीजिए। जब हम लोग अवतल दर्पण लिए थे, उस अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी थी और जो वस्तु की दूरी थी यू, दोनों वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तीनों हम लोग ऋणात्मक लिए थे। ध्यान दीजिएगा, यू बी एफ अवतल दर्पण में हम लोग तीनों ऋणात्मक लिए थे। इसमें हम लोग क्या लिए, ध्यान दीजिए, इस उत्तल दर्पण में हम लोग केवल वस्तु की जो दूरी थी, वस्तु की दूरी जो यू थी, उसको केवल ऋणात्मक लिया गया। यहाँ देखिए बाकी जो वैल्यू लिया गया है वह सब धनात्मक लिया गया है, इसका भी ध्यान देंगे। और कभी कभी इस पे आंकिक प्रश्न आता है, तो इस आंकिक प्रश्न में आपको एफ का मान देगा, यू का मान देगा, भी पूछेगा, या भी का यू का देगा तो एफ पूछेगा, दोनों दर्पणों में पूछता है। तो आप क्या करेंगे, जो भी अंक, अगर आपको मान लीजिए इसमें 3 अज्ञात राशियां हैं और 2 का मान दिया हो और 1 का पूछ रहा हो, तो हम क्या करते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो अज्ञात राशि मानते हैं, जो अज्ञात राशि होती है उसको कभी हम चिन्ह सहित नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एफ का वैल्यू दिया हुआ है और यू का वैल्यू दिया हुआ है और भी का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसको भी को यह नहीं मानेंगे कि माइनस भी, उसकी जो वैल्यू आएगी वह चिन्ह सहित आएगी, लेकिन चिन्ह सहित आ भी सकती है, कुछ कंडीशनों में नहीं भी आ सकती है, लेकिन कभी भी हम जो अज्ञात राशि होती है उसका चिन्ह नहीं मानते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगम। एक बार सुन लीजिएगा, कभी भी अज्ञात राशि के लिए हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, अज्ञात राशि के लिए चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत बच्चे आंकी प्रश्न लगाते समय यह मिस्टेक करते हैं कि चिन्ह इधर उधर रखते हैं, इसका ध्यान रहे आप लोगों को। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। इसके पहले मैं आपको पढ़ाया था उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन, उत्तल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। बच्चों सबसे पहले हम ये जानना है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत ली गई हों। अब देखिए गोलीय दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला है, उसके लिए हम क्या करेंगे, माना M1 M2 अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है और इस मुख्य अक्ष पे वस्तु O डैश रखी गई है। बच्चों O डैश ए जो आपतित किरण है वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद फोकस से, दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। दूसरी किरण जो O डैश बी है वह वक्रता केंद्र C से जाती है, जो परावर्तित होकर पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है।
बच्चों एक तीसरा जो देखिए हमने रेज लिया है वह ओ डैश पी लिया है। ओ डैश पी जो जाती है किरण, वह जब दर्पण से टकराती है तो पी आई डैश ऐसे जाती है, तो पी आई डैश से गुजर जाती है, यानी आई डैश से निकल जाती है। अतः और जो ये ओपी देख रहे हैं, ओपी वह दर्पण पे अभिलंबोत पड़ती है। जो ओपी है वह दर्पण पर अभिलंबोत पड़ती है, इसलिए इसको बोल सकते हैं नॉर्मल अभिलंब। बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें से दो त्रिभुज लेंगे, ओ डैश पी तथा आई डैश पी, और इनको समरूप करेंगे। समरूप के लिए इसमें ओ डैश पी में यह एंगल 90 है, ध्यान दीजिए ये एंगल 90 है, और आई डैश पी में यह एंगल 90 है। दो 90 हो गया, यह भी 90, यह भी 90। अब देखिए ओ डैश पी में यह एंगल जो है आई डैश पी में इस एंगल के बराबर है, परावर्तन के नियम से आई बराबर आर हो गया। अर्थात इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश जो पी है वह क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप के नियम से आई डैश बटे ओ डैश बराबर पी आई बटे पी ओ। अब हम क्या करेंगे, अब यह मानेंगे, माना ओ डैश जो है उसकी लंबाई y1, आई डैश माइनस y2 चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पी आई माइनस बी, पी ओ माइनस यू, ये सभी जो दूरियां मापी गई हैं वह सभी चिन्ह परिपाटी के अनुसार है। अतः अब इसके मान को यहाँ पुट कर दीजिए, आई डैश माइनस y2, इसका मान y1, इसका मान माइनस बी, इसका मान माइनस यू। अतः हम लिख सकते हैं एम बराबर y2 अपान y1 बराबर माइनस बी अपान यू। ये रहा आवर्धन। बच्चों आवर्धन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। अगर आवर्धन का मान धनात्मक है तो समझ जाइएगा कि जो प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा है। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक आता है तो समझ जाइएगा कि जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक और उल्टा है। समतल दर्पण के लिए जो आवर्धन होता है वह 1 होता है। ये रहा आपका गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन।